दोस्तों, जीनियस राजस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2021 की तिथि घोषित कर दी गई है और इसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को लगभग होना तय है। दोस्तों, रीट परीक्षा लेवल फर्स्ट के सामान्य विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस में आज अपन पढ़ेंगे पादपों एवं जंतुओं में संगठन स्तर। तो दोस्तों, आइए अपन देखते हैं कि पादप और जंतु के मध्य जो संगठन स्तर होता है दोस्तों, उसको अपन जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैव विविधता को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दोस्तों, इसके जंतु और पादपों का जो अध्ययन किया था उन वैज्ञानिकों ने कब कब इसके बारे में अध्ययन किया उसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, अर्नेस्ट हैक्ले ने 1894 में व रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1959 और कार्ल वोस ने 1977 में सभी जीवों को विभिन्न जगत का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार में विभाजित करने का प्रयास किया था। दोस्तों, अपन बात करते हैं कि ये जगत जीवों इन्होंने क्या किया था कि इन जगत का मतलब होता है कि जो इनके जो प्रकार हैं कि ये जगत जीवों की कोशिकीय संरचना और पोषण के स्तर व शारीरिक संगठन के आधार पर इनके जगत बनाए गए हैं। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन अपने पास बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हिटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी थी। दोस्तों, इसकी 5 जगत अवधारणा के अंतर्गत इसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई कोई कवक बोलते हैं, और प्लांटी, और पांचवा आ जाएगा अपने पास एनिमेलिया में विभाजित किया था। तो दोस्तों, ये अपने पास इम्पोर्टेंट है कि 5 जगत की अवधारणा किसने दी थी, तो व्हिटेकर ने ये 5 जगत की अवधारणा दी गई थी। अब दोस्तों, अपन इसका थोड़ा सा डायग्राम, इसका चार्ट देख लेते हैं कि दोस्तों ये अपने पास चार्ट है व्हिटेकर की 5 जगत अवधारणा में। फर्स्ट आता है अपने पास मोनेरा, फिर आता है अपने पास प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, इसी को कवक बोलते हैं, और प्लांटी और एनिमेलिया। फिर दोस्तों, जो प्लांटी है इस प्लांटी को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला आता है अपने पास थैलोफाइटा, फिर आ जाएगा अपने पास ब्रायोफाइटा, फिर आता है अपने पास टेरिडोफाइटा, और फिर अनावर्त बीजी में और आवर्त बीजी में इसे विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, व्हिटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी थी। उसमें पहला अपने पास मोनेरा हो जाएगा, फिर प्रोटिस्टा आ जाएगा, फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर अपने पास एनिमेलिया आ जाएगा। फिर दोस्तों, प्लांटी है, प्लांटी को इन्होंने वापस फिर से 5 भागों में विभाजित किया था। वे थे फर्स्ट अपने पास थैलोफाइटा, फिर आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में इसे विभाजित किया गया था। फिर दोस्तों, अगर अपन बात करें कि एनिमेलिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है अपने पास अपृष्ठवंशी और दूसरा होता है अपने पास पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी को नॉन कॉर्डेटा और पृष्ठवंशी को कार्डेटा बोलते हैं। दोस्तों, अपृष्ठी में इसे फिर से 8 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, इस चार्ट को आप याद रखना क्योंकि कभी कभी इसके प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि जैसे अपने पास इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि मान लेते हैं कि ये चारों हैं, ये 5 हैं, इन पांचों में से आपको 3 नाम दे देंगे, निम्न में से कौन सा प्लांटी का
वर्गीकरण नहीं है। तो थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, अनावर्ती बीज और आवर्त बीजी। इनमें से कोई 3 दे देगा, चौथा कोई दूसरा देकर वह आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार अपने पास अपृष्ठी है। अपृष्ठी को 8 भागों में विभाजित किया गया है और इनमें से भी कोई 3 देकर वह चौथा गलत ऑप्शन पूछ सकता है। इसी प्रकार पृष्ठी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है और इसमें भी 3 ऑप्शन देकर वह अपने पास चौथा गलत ऑप्शन दे सकता है। तो दोस्तों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अपन बात करते हैं दोस्तों कि अपने पास जो अपृष्ठवंशी जो होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है अपने पास पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटो, हेल्मी थीन्स आ जाएगा, फिर एसके, हेल्मी थीज आ जाएगा, फिर एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोल्स्का और काइनोडर्मेटा आ जाएगा। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं पृष्ठवंशी की। तो पृष्ठवंशी में अपने पास मत्स्य आ जाएंगे जो जल में रहते हैं, फिर उभयचर आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे और स्तनधारी प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अपन बात करते हैं कि वही टेकर की 5 जगत अवधारणा में एक एक को अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि मोनेरा क्या होता है। दोस्तों मोनेरा की अपन बात करें दोस्तों तो ये एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वह होते हैं जिनमें केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होता है। दोस्तों पोषण स्तर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं कि मोनेरा है, मोनेरा को पोषण स्तर के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है अपने पास स्वपोषी और दूसरा होता है अपने पास विषमपोषी। दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में आप जानते ही हैं, इसको डिटेल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों देखना है तो इसका मेरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि मोनेरा में जो जनन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मोनेरा में जो जनन होता है वह सहयुग्मन के द्वारा होता है। फिर दोस्तों इसके उदाहरण की अपन बात करते हैं तो उदाहरण में दोस्तों अपने पास आ जाएगा हरित शैवाल। दोस्तों हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। हरित शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। फिर जीवाणु आ जाएगा और माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों मोनेरा के जो उदाहरण की बात करें तो हरित शैवाल हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, मतलब हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एक ही है। फिर अपने पास जीवाणु हो जाएगा, फिर अपने पास माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे तो ये इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय, ये अपने पास एक कोशिकीय व यूकेरियोटिक जीव आते हैं। मतलब कहने का मतलब यूकेरियोटिक जीव वह आते हैं जिसमें क्या होता है अपने पास केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। और अपने पास क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक का मतलब हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक जीव वह आते हैं जिसमें केंद्रक मतलब जिसमें कोशिका का जो केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होता है। जबकि अपने पास यूकेरियोटिक जीव वह आते हैं जिसमें अपने पास केंद्रक और कोशिकांग या मतलब जो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति, वो उसमें विद्यमान होती हैं। दोस्तों इसकी बात अपन करें तो ये चलने या गमन करने के लिए सीलिया, फ्लेंजा नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें चलने के लिए क्या होती है अपने पास सीलिया, फ्लेंजा, फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। दोस्तों इसकी बात करें अपन कि इनमें जनन किस प्रकार से होता है तो दोस्तों अब मोनेरा में अपन ने देखा था तो मोनेरा में जो जनन होता था दोस्तों वह सहयुग्मन के द्वारा हो रहा था। दोस्तों यहाँ पर अपने पास प्रोटिस्टा है, ये अपने पास 2 प्रकार से जनन कर सकता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दोस्तों अलैंगिक जनन ये कोशिका संलयन द्वारा होता है और जबकि लैंगिक जो जनन होता है वह युग्मनज द्वारा होता है। दोस्तों इसके उदाहरण की अपन बात करें तो ये दोस्तों इसके उदाहरण आपको याद करके मतलब रट के ही जाना है। दोस्तों इसके उदाहरण में अपन बात करें तो प्रोटोजोआ, डाइटम, एक कोशिकीय शैवाल, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, ये चार्ट अपन ने देख ही लिया था। अब आता है अपने पास दोस्तों कवक या फंजाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। फंगी ये अपने पास क्या होते हैं दोस्तों कि ये विषमपोषी
यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक जीव का मतलब हो गया कि इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, केंद्रक और कोशिकांग तो पाए ही जाएंगे। दोस्तों ये आता है अपने पास, अधिकांश जो फंजाई होते हैं वह परपोषित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि ये जो अपना जो पोषण, जो भोजन होते हैं, भोजन जो प्राप्त करते हैं, ये अपने पास क्या करते हैं कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण से ये भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। दोस्तों कुछ अपने पास फंजाई हैं, कुछ फंजाई सजीव पौधों और जंतु पर पोषण पर निर्भर करते हैं। जो कुछ फंजाई अपने पास जो सजीव पौधे और जंतु पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, पराई पर निर्भर करते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। दोस्तों ये अपने पास बहुत इम्पोर्टेंट है, सहजीविता। दोस्तों सहजीविता क्या होती है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। दोस्तों सहजीविता की अगर अपन बात करें तो कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बना लेती हैं। कि जो कुछ अपने पास जो फंगस होते हैं या अपने पास फंजाई होते हैं जो नील हरित शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी रूप से संबंध बना लेते हैं, उन्हें अपन सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। और दोस्तों ऐसे जीवों को ही अपन क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। फिर अपन दोस्तों बात करते हैं कवक या फंजाई की विशेषता के बारे में। तो फंजाई अपने पास क्या होता है, एक तंतुमय होता है, लेकिन यीस्ट जो कि एक कोशिकांग मतलब एक कोशिक के होता है, जो इसका अपने पास क्या होता है, एक कोशिक होता है, जो इसका अपने पास क्या है, अपवाद है। दूसरा अपने पास होता है कि ये पतली लंबी धागों की तरह संरचनाएं होती हैं। दोस्तों कवक या फंजाई में क्या होता है, अपने पास पतली लंबी धागों की तरह इसमें संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु या माइसीलियस कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब गर्मी के टाइम पे या बारिश के टाइम पे, बारिश के खासकर अपन देखते हैं बारिश के टाइम पे जब अपन टीपन के अंदर रोटी रख देते हैं तो वह रोटी नमी और अपने पास फंजाई की वजह से उसमें ऐसे काई आ जाती हैं। और दोस्तों वह काई अलग अलग, जैसे अपने पास मकड़ी का जो जाल होता है उस तरीके से वो पूरे में इस तरीके से ऊपर की ओर आ जाती है। फिर अपन इसके बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, दोस्तों अपने पास आ जाएगा फंजाई या अपने पास कवक है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो दोस्तों अपने पास किसकी बनी होती है, अपने पास काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है अपने पास कि फंजाई या कवक होता है, उसकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो अपने पास किसकी आ जाएगी, काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। दोस्तों इसमें जनन की बात करें तो इसमें तीनों प्रकार का जनन होता है, कायिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों कायिक जनन जो होता है वह विखंडन तथा मुकुलन विधि से होता है। दोस्तों फंजाई या कवक में कायिक जनन जो होता है दोस्तों वह विखंडन या मुकुलन विधि से होता है। फिर अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो ये एस्को बीजाणु या बेसिडियो बीजाणु द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन जो होता है वह दोस्तों बीजाणु द्वारा होता है। दोस्तों इसके उदाहरण की अपन बात करें तो इसके उदाहरण में आता है यीस्ट और मशरूम। दोस्तों मशरूम को किस तरीके से उगाया जाता है यह आपको ही पता होगा। इसके अंदर घास की भूसी के अंदर कुछ ऐसे गेहूं का जो दलिया होता है या उसका जो चपड़ा होता है वो उसके अंदर गीला करके उसके अंदर मिला दिया जाता है और गर्मी के अंदर मतलब गर्म कमरे में रख दिया जाता है और उसको सड़ाया जाता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उसमें मशरूम निकलने लगते हैं। दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लांटी की। दोस्तों प्लांटी की अगर अपन बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। दोस्तों जहाँ पर भी यूकेरियोटिक जीव आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें कोशिकांग और केंद्रक उपस्थित होगा। दोस्तों बात करें प्लांटी की तो ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्लांटी जो होते हैं वो खुद का भोजन मतलब खुद का भोजन स्वयं ही बनाते हैं और वह जो भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों पादप की बात करें अपन
कि पादप शरीर के प्रमुख घटकों के आधार पर, जो पादप शरीर के जो घटक होते हैं जिसमें विभेदन आ जाएगा कि पादप को अपन देखकर उसमें किस प्रकार से विभेदन कर सकते हैं। पादप शरीर में जल या अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले ऊतकों, बीज धारण क्षमता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट अपने पास आता है दोस्तों, इसको पादपों को प्लांटी जो होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। वो अपने पास है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में विभाजित किया गया है। दोस्तों इस पादपों या प्लांटी के विभाजन में अपन एक एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है अपने पास थैलोफाइटा। दोस्तों थैलोफाइटा में क्या होता है कि इसमें पौधों की जो शारीरिक संरचना में जो क्या होता है, जो पादप शरीर होता है उसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है। मतलब जड़ और तना और पत्ती में अपन विभेदन नहीं कर सकते हैं। इनका ऐसा शरीर थैलस कहलाता है। तो दोस्तों थैलस क्या होता है, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पादप होते हैं उनके शरीर को ही अपन क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। इसके अंतर्गत शैवाल आ जाएगा, कारा आ जाएगा, वोलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा। फिर अपन दोस्तों ये इसमें इम्पोर्टेंट है, अपने पास नोट लगा के लिखा हुआ है कि शैवाल में क्या होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। दोस्तों कायिक में, जो शैवाल में कायिक जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा होता है, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है और लैंगिक जनन होता है वह 2 युग्मकों के संलयन से होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो दोस्तों इसमें पौधों को पादप जगत का उभयचर, मतलब इसको अपन उभयचर का मतलब होता है जल और स्थल भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि ब्रायोफाइटा होता है ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। मतलब जल में तो उगते ही हैं, साथ साथ में ये क्या कर सकते हैं, जल में भी जीवित रह सकते हैं और भूमि में भी रह सकते हैं। क्योंकि इसका जो कारण है ये मैंने नोट लगा के लिखा है दोस्तों कि इसमें जो ब्रायोफाइटा में जो जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो जल पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट है इसमें कि इनमें वास्तविक मूल, मतलब इसमें आ जाएगा मूल, तना और पत्तियां नहीं होती है। ब्रायोफाइटा में भी अपने पास क्या होता है, मूल, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें क्या होता है, मूल सम, तना सम और पत्ती सम संरचनाएं होती हैं। इसका उदाहरण की बात करें अपन, ब्रायोफाइटा के उदाहरण की बात करें तो लीवरवर्ट और मॉस इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि लीवरवर्ट व मॉस में जो जनन होता है इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन होता है वह थैलस के विखंडन या विशिष्ट संरचना, जिसको गेमा बोलते हैं, गेमा के द्वारा होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि एक लीवरवर्ट या मॉस में जो जनन की जो क्रिया होती हैं वो 2 प्रकार से हो सकती हैं अपने पास। एक तो आ जाएगा अपने पास लैंगिक जनन और अपने पास अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें जो थैलस होता है, थैलस का मतलब होता है उनके जो शरीर होते हैं उसी को थैलस बोलते हैं। तो थैलस के विखंडन से होता है, ठीक है। यह एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है, उसको गेमा बोलते हैं। तो दोस्तों ये गेमा वाला शब्द आपको ध्यान रखना है। फिर अलैंगिक की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, युग्म कोद्भिद के पुधानी व स्त्रीधानी से उत्पन्न पुंगणु व अंड के संयोजन से इससे लैंगिक जनन होता है। फिर अपन दोस्तों बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, पादपों का शरीर, इसमें देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पादपों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। मतलब कहने का मतलब इसमें अपन उसमें जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग विभाजन कर सकते हैं या उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, अपने पास जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। ये सामान्य नम स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी होता है या बारिश अच्छी होती है, वहाँ पर टेरिडोफाइटा पाया जाता है। दोस्तों इसके उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण में आ जाएगा अपने पास सीले, जिनेला, इक्विसिस्टम और मॉर्सिलिया आ जाएगा। जनन की बात करें दोस्तों तो इसमें जनन बीजाणु द्वारा और पुधानी व स्त्रीधानी से उत्पन्न पुंगणु व अंड के संयोजन से
जनन होता है। फिर दोस्तों ये नोट डाल के लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जनन अंग अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब जनन अंग होते हैं, जनन अंग अप्रत्यक्ष होते हैं और इनमें फल और बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें जो जनन अंग होते हैं वह अप्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन एक नोट डाल के ये भी हैं कि परंतु टेरिडोफाइटा में सहवन उत्तक होते हैं अपने पास, जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति के कारण इन्हें सहवनी क्रिप्टो गेम्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अनावर्त बीजी के बारे में। अनावर्त बीजी को ही अपन दोस्तों जीनोस्पर्म कहते हैं। दोस्तों इसको अपन बोलते हैं जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, जिम्नोस का मतलब होता है अनावर्त या नग्न, ठीक है, और स्पर्मों का मतलब होता है बीज, मतलब नग्न बीज होते हैं। इनमें बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते हैं, कि जो बीजांड जो होते हैं वो अंडाशय से ढके हुए नहीं होते हैं। ये निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद भी अनावर्त ही रहते हैं। इन्हें नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। इनमें मूसला मूल पाई जाती हैं, जैसे खजूर में आप देख सकते हैं दोस्तों, मूसला मूल पाई जाती है, और इसके उदाहरण अपन और देख सकते हैं, साइकस और पाइनस आ जाएगा। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं आवर्त बीजी की। आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म, अर्थात इसका मतलब होता है ढका हुआ बीज। इसमें बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर ही होता है, जो बाद में फल बन जाता है। दोस्तों इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, ठीक है। और अनावर्ती बीजी होते हैं उन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं। और क्योंकि आवर्त जो बीजी होते हैं दोस्तों उसमें फूल आता है, इसलिए इसे पुष्पी पादप भी कहते हैं। भोजन दोस्तों आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें जो भोजन होते हैं वह बीज पत्रों में या भ्रूणपोष में संचय होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इसे दो प्रकार से बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं जनन की, तो इसमें दो प्रकार से जनन होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के संयोजन से इसका जनन होता है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं एनीमेलिया की। एनीमेलिया की अपन बात करें तो दोस्तों इसमें यूकेरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीव आते हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि एनीमेलिया जो होता है, एनीमेलिया की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं और इसमें क्या होता है, एनीमेलिया में अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। दोस्तों नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर एनीमेलिया को दो समूह में विभक्त किया गया है, अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे और एनीमेलिया के वर्गीकरण को अपन कल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।